नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो जो लोकसभा का चुनाव का शंखनाद हो चुका है और अब उसका युद्ध भी सज चुका है, मैदान सज चुका है और उसका एक ये कहें कि उसकी शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के पहले चरण के वोट डाले जा चुके हैं। पहले चरण में देश की 102 सीटों पर चुनाव हुआ है। यानी ये कहें कि देश की जो लोकसभा की सीटें हैं 543, उसमें 102 सीटों पर पहले चरण में चुनाव हुआ है, तो ये तकरीबन 19% चुनाव संपन्न हो गया है। इसीलिए ये चरण बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये जो चरण है, ये बताता है कि आगे आने वाला चुनाव जो 7 चरणों में होना है, ये 6 चरण और बाकी हैं, उसमें किस तरह से जाएगा। यानी कि इस चुनाव में ऊंट किस तरह बैठेगा, ये पता चल जाता है, क्योंकि 19% का जो चुनाव होता है वो छोटा चुनाव नहीं होता है। भले चुनाव 7 चरणों में है, चुनाव बहुत लंबा इस बार किया गया है और जब चुनाव हो रहे हैं तो बहुत गर्मी पड़ रही है और जब आगे चुनाव होगा यानी कि जून तक का जो चुनाव होंगे 2 जून तक के, तब तक की गर्मी बहुत चरम पर होगी। तो ये जो चुनाव है, चुनाव की गर्मी बढ़ रही है, मौसम की गर्मी बढ़ रही है, लेकिन चुनाव की गर्मी बिल्कुल ठंडी है। अब इस चुनाव की हम बात करते हैं। पहले चरण का जो चुनाव हो रहा है वो आखिर क्या संदेश देने जा रहा है। क्या इस बार जो चुनाव के वोट प्रतिशत में जो कमी आई है, यानी कि 102 सीटों पर जो चुनाव हुआ है, 19% सीटों पर चुनाव हुआ है, देश के इन सीटों पर जो मतदान कम हुआ है, ये रिकॉर्ड मतदान है। इतना मतदान कभी कम नहीं हुआ। आज़ादी के बाद से बात करें तो कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे तो इतना अंतर कभी नहीं आया। अगर आप पिछले सालों की तुलना करेंगे तो जो अटल बिहारी वाजपेयी ने चुनाव लड़ा था इंडिया साइनिंग के मुद्दे को लेकर के, तब ये इसी तरह से वोट परसेंटेज में अंतर पड़ा था। यही वोट परसेंटेज का अंतर अब इस बार दिखाई पड़ने जा रहा है। तो क्या ये जो चुनाव होने जा रहा है, क्या ये इंडिया साइनिंग की परछाई है या इंडिया साइनिंग का जैसा रिजल्ट मिलने जा रहा है? क्या होने जा रहा है इन 102 सीटों पर, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ये जो चुनाव है पहले चरण का, ये इस चुनाव ने बहुत सारे संदेश दे दिए हैं। इस चुनाव में जो समीकरण आए हैं वो आपको बता दें कि चुनाव के समीकरण बिल्कुल अलग तरह से हैं। इसलिए इन सीटों पर चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया से देख लीजिए, चाहे समाचार पत्र देख लीजिए, चाहे आप न्यूज़ चैनल उठा लीजिए, सब इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि आखिर पहले चरण का चुनाव जो है वो वोटिंग परसेंटेज इतना आखिर कैसे गिर गया। अभी तो उतनी गर्मी भी नहीं पड़ रही है। क्या कारण है? उत्तर प्रदेश की बात करें, जो सबसे बड़ा सूबा है, 80 राज्य हैं यहाँ पर, यहाँ के भी 8 चरणों में 8 सीटों पर चुनाव हो गया। इन 8 सीटों पर क्या परिणाम रहा? क्यों ये चुनाव परिणाम घट गए? क्यों ये चुनावों का जो मतदान प्रतिशत था वो घट गया? क्या कारण थे? आज इन सब पर हम विस्तार से आपसे बात करने वाले हैं। आप इन सीटों की तुलना करें, पहले आप आंकड़ा समझ लीजिए कि 102 सीटों पर राज्यवार हम आपको बताएंगे कि किस तरह का आंकड़ा यहाँ पर सामने देखने को मिला है। बात करूं, अगर शुरुआत करिए तो आप देखिए कि 2019 में इन सीटों पर तकरीबन 70% मतदान हुआ था। यानी जो 102 सीटें हैं, अगर इनका 2019 में देखेंगे तो 70% चुनाव हुआ था और इस बार 63% वोट पड़ा है। यानी कि पूरा 7%। ये 7% कहने में तो सिर्फ 7% है, लेकिन 7% बहुत बड़ा अंतर हो जाता है सीटों पर जाकर के। जब आप ये सीटें सब कन्वर्ट होंगी तो उन सीटों पर बहुत बड़ा अंतर पड़ेगा। और आपको बता दें कि 7% की गिरावट, ये बड़ी गिरावट है। ये किसको नफा देगी, किसको नुकसान देगी? इंडिया गठबंधन को ऊर्जा देगी या भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, या भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, गठबंधन को फायदा होगा, या गठबंधन को नुकसान होगा, भाजपा को फायदा हो? ये सब बहुत सारे अभी कयास लगाए जा रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर हम आज खुल के आपके साथ बात रखेंगे और आप खुद उसको तय करिएगा कि आखिर इस पर क्या होने वाला है। मैं जो माहौल है, जो परिस्थितियां हैं, उनका एक जिक्र कर रहा हूं कि क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं। अब अगर राज्यवार तुलना करें तो ये गिरावट छोटी मोटी नहीं है। मैंने आपको बताया 7% है पूरे देश के लिहाज से, लेकिन अगर आप राज्यवार इसकी तुलना करेंगे तो बिहार में ये 2019 के आंकड़े में बता रहा हूं, 2019 से और पहले चरण का
अगर आप पहले चरण का और 2019 के इन सीटों का तुलना करेंगे तो बिहार में करीब 5% सीटें 5% मतदान कम हो गया है। इसी तरह से राजस्थान में 7% चुनाव कम हुआ है, वोटिंग हुई है। मध्य प्रदेश में 8% की गिरावट आई है। उत्तर प्रदेश में 7% की गिरावट आई है। उत्तराखंड में 6% की गिरावट आई है। तमिलनाडु में 3% की गिरावट आई है, जबकि पश्चिम बंगाल में 4% की गिरावट आई है। ये वो गिरावट है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि इन पहले चरण के चुनाव किस तरह का संकेत दे रहे हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें और उत्तर प्रदेश की जो 8 सीटों पर चुनाव हुआ है, अगर हम उनका अलग अलग तुलना करेंगे तो वो भी आप समझ लीजिए कि किस तरह के आंकड़े सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों की बात करें तो मुजफ्फरनगर में 9% वोट गिर गया है। 9% समझ रहे हैं आप क्या आंकड़ा है और किस तरह संकेत मिल रहे हैं। कैराना में 7% की गिरावट आई है, सहारनपुर में 5% की, रामपुर में 8%, मुरादाबाद में 5%, पीलीभीत में 5%, नगीना में 4%, बिजनौर में 8% मतदान कम हुआ है। ये संकेत हैं कि आखिर इस चुनाव में क्या होने जा रहा है। मतदाताओं ने ये जो चुनाव कम हुआ है इसके क्या कारण हो सकते हैं। पहले तो हमें ये कारण समझने पड़ेंगे कि ये जो चुनाव कम हुआ है इसके क्या कारण हो। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे मतदाताओं को इंडिया गठबंधन के जीतने की उम्मीद ना होना, यानी कि ऐसा मतदाता जो विपक्ष को पसंद करता है, मैं पहले उसकी बात कर रहा हूँ, उनको लगता है कि हमारे वोट देने से ना देने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि विपक्ष में कोई जीतने नहीं जा रहा है। यानी कि सपा कांग्रेस रालोद, सपा कांग्रेस और बसपा, ये जितने भी इस इंडिया गठबंधन के साथी हैं ये चुनाव में जीतने नहीं जा रहे हैं, तो इसलिए उनको वो पता है कि हम वोट दें ना दें लेकिन ये चुनाव नहीं जीतेंगे, तो वो लोग भी वोट ना डालें। यानी विपक्ष के जो विपक्षी मतदाता है, यानी विपक्ष की दलों का समर्थक, उसे इंडिया गठबंधन की जीत की उम्मीद ना होना कि कोई फायदा नहीं, हमारे वोट देने से हम गर्मी में जाएंगे, लाइन लगाएंगे और ये लोग जीतेंगे तो है नहीं, तो क्या फायदा, जीतेगा तो मोदी ही। इस तरह के अगर उनके मन में सवाल हैं तो भी वो वोट देने नहीं चाहते हैं। जो मैंने पिछले कई दिनों से चुनाव जहां हो रहे हैं उन राज्यों का दौरा किया, उन राज्यों से बातचीत किया, तो जो बातें निकल के आई मैं वो चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ। हो सकता है कि आप मेरे मत से सहमत ना हो, लेकिन मेरे अपने प्रयास हैं जो लोगों से बातचीत करके निकले हैं वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। दूसरा, भाजपा कार्यकर्ताओं में अति आत्मविश्वास होना, यानी कि भाजपा के कार्यकर्ता, संघ के कार्यकर्ता तब निकलते हैं जब विपक्ष से चुनौती मिलती है और उनको लगता है कि इस बार हमें विपक्ष चुनौती दे रहा है, तो वो सड़कों पर निकलते हैं, अपने प्रवास करते हैं, लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं और वो लोगों से बातचीत करके वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि उनको विश्वास हो गया है, क्योंकि एक बार मोदी ने अमित शाह ने कहा 300 पार, तो 300 पार हो गया, 325 पार, 325 पार, अब की वो कह रहे हैं 400 पार, तो उसको लगता है कि क्या जरूरत है वोट डालने की, हम तो 400 पार हो ही रहे हैं। ऐसे में भाजपा के वोटर का ना निकलना, यानी भाजपा के वोटर में अति आत्मविश्वास होना कि कुछ भी हो चुनाव तो हम जीत ही जाएंगे, यानी यह भी एक अति आत्मविश्वास होना कि कुछ भी हो जाए लेकिन हम 400 पार आ ही रहे हैं, तो हम क्यों जाएं इतनी गर्मी में। तो उनको आंकड़ा, उन्होंने वोट नहीं डाला और उनका वोट परसेंटेज गिर गया। पहला विपक्ष का कि उसे लगा इंडिया गठबंधन नहीं जीतेगा, हम क्यों वोट करें। दूसरा, भाजपा के लोगों में अति आत्मविश्वास होना और वो अति आत्मविश्वास के चलते वोट डालने नहीं गए। ऐसे में जबकि तीसरा कारण ये हो सकता है कि चुनाव आयोग की प्रणाली, उस पर लोगों को भरोसा ना होना कि हम कुछ भी करें, हम वोट किसी को दें, जीतते वोटिंग जब मतगणना होती है तो भाजपा का ही होता है। चुनाव आयोग जो है वीवीपैट पर याचिका को जो सुप्रीम कोर्ट में है वो लंबित है, वीवीपैट के जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन नहीं हो रहा है, जो कहीं पर कोई शिकायत मिलती है, कहीं पर कोई शिकायत नहीं मिलती है, ये होना, यानी कि चुनाव पर से कुल मिलाकर कहें कि चुनाव पर से भरोसा उठ जाना। ये जो चुनाव में वोट, चुनाव प्रणाली से जो चुनाव प्रणाली से भरोसा जनता का जो उठ जा रहा है, ये दरअसल खराब संकेत है। आपको बता दें, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी, जनजातियों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति खासी नाराजगी होना। सहारनपुर चले जाइए, आप जो कैराना चले जाइए, पीलीभीत चले जाइए, इन सब जगहों पर क्या है, जो क्षत्रिय छत्तप हैं उनमें लेकर के खासा रोष है। यानी जो जातियां हैं,
चाहे वो क्षत्रिय हों, चाहे वो त्यागी समाज के लोग हों, चाहे वो मुस्लिम समाज के लोग हों, चाहे वो कायस्थ समाज के लोग हों, वो सब अलग-अलग पंचायतें कर रहे हैं, अलग-अलग लोग वहाँ पर जुट रहे हैं और बड़ी संख्या में जुट रहे हैं। हाथ में गंगा जल लेकर के कस्में खा रहे हैं। तो वो वर्ग एक बड़ा नाराज़ है। तो क्या वो वोट नहीं कर रहा है? क्या वो वोट परसेंटेज नहीं निकल रहा है? या और एक पाँचवा कारण ये है कि मुस्लिम वोटर निकल, यानी ये जो वोट पड़ रहा है, क्या सिर्फ मुस्लिम वोट कर रहा है या फिर क्या जो लाभार्थी है वो वोट कर रहा है? यानी लाभार्थी जानता है कि हमको मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, तो वो चुपचाप जा रहा है, खामोशी से वोट डाल करके चला रहा है। दूसरा, मुस्लिम मतदाता, उसको लगना है कि किसी तरह से मोदी को हराओ तो सारे वोट ले जा, 75% मुस्लिम निकल करके वोट कर रहा है। जब हमने मतदाताओं की बड़ी बड़ी लाइनें देखी तो उसमें देखा मुस्लिम महिलाओं की बहुत लंबी लाइनें थी, मुस्लिम पुरुषों की बहुत लंबी लाइन थी, यानी मुस्लिम बढ़ चढ़ करके वोट कर रहा। आप अगर आप आबादी के लिहाज से बात करें तो 75% मुस्लिम बूथों पर खड़े हुए दिखाई पड़ रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि किसी तरह से मोदी को रोकना है, तो उन्होंने वोट किया। तो क्या ये परिणाम बताएंगे कि ये किन लोगों ने वोट किया है और कौन लोग कमरों में बंद होकर के बैठ गए। एक वर्ग ऐसा भी है जो टीवी पर बहस बहुत अच्छी कर लेता है और जो है ड्राइंग रूम में बैठ के चर्चा करता है, लेकिन वो वोट देने नहीं जाता, जिसको कहते हैं एलिट वर्ग। एलिट वर्ग क्या होता है कि ड्राइंग रूम में बैठ के चर्चा किया, वोट देने नहीं जाएंगे। हम क्यों जाएं गर्मी में वोट डालने, हम तो बैठ करके देश की राजनीति यही करेंगे। ड्राइंग रूम में बैठ करके सरकारों को गालियां देंगे, ड्राइंग रूम में बैठ के सरकारों की आलोचना करेंगे, तारीफ करेंगे, लेकिन वोट डालने नहीं जाएंगे। तो ऐसा भी एक वर्ग है। एक और कारण है कि गर्मी बहुत होना, गर्मी बढ़ रही है। और एक और कारण है जिसमें लगता है कि जनता के पास कोई मुद्दा नहीं है। आप देखेंगे तो 2019 का जो चुनाव था, उस बार बड़े बड़े मुद्दे थे। जैसे 2019 की बात करें तो पुलवामा था, पठानकोट का हमला था, बालाकोट स्ट्राइक थी। 1970 के युद्ध के बाद से 1971 के चुनाव में भी उस तरह का कोई उत्साह देखा गया। इस बार कोई आक्रामक मुद्दा नहीं दिख रहा है, यानी कि चाहे वो सत्तारूढ़ दल हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों के पास कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी कोई बड़ा मुद्दा नहीं पेश कर पाई इस बार कि हम जीतेंगे तो ये कर देंगे। ना 370 उनके पास है, ना अब राम मंदिर है, दोनों काम हो चुके हैं। इस बार उन्होंने नौकरी को लेकर के, युवाओं को लेकर के कोई आंकड़ा नहीं पेश किया, कोई लोक लुभावन योजनाएं नहीं पेश किया। बस ये कहते हैं कि हम जीतेंगे तो 2047 से विकसित भारत बन जाएगा। तो 2047 का जो सपना आप दिखा रहे हैं वो दरअसल अभी 2022-24 चल रहा है। आप 25 साल बाद का सपना दिखा रहे हैं और सब कोई जानता है कि 25 साल बाद मोदी नहीं होंगे। अभी जो वर्ग वोट डाल रहा है, अभी हम जब बात कर रहे हैं तो 25 साल बाद हम होंगे वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में, हो या ना हो, तो यानी हम उस वर्ग के लिए वोट क्यों करेंगे। अभी फिलहाल तात्कालिक कोई योजना, कोई बड़ा मुद्दा जनता के बीच में नहीं है, चाहे वो विपक्ष की ओर से हो, चाहे वो भाजपा की ओर से हो। विपक्ष का एक ही मुद्दा है, मोदी हटाओ, संविधान बचाओ। सरकार का एक ही मुद्दा है, सरकार को लाना है, संविधान को बचाना है। तो संविधान और सरकार और देश खतरे में है। सिर्फ एक यही बात हो रही, एक की मुहिम में मोदी को लाओ, एक की मुहिम में मोदी को हटाओ। तो ऐसे में कौन किसको वोट करे, जनता आपसे कैसे अट्रैक्ट होगी। जनता का कोई मुद्दा इस बार चुनाव में तैरता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसलिए जनता भी इससे बेरुखी हो चुकी है। जनता के मन में कोई इसके प्रति रस नहीं है, जनता नीरस हो चुकी है इस चुनाव को लेकर के। इसलिए पहला चुनाव ऐसा है जो बेहद ठंडा है और लोग इसकी बात नहीं कर रहे हैं। आप देखेंगे तो ये लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा के चुनाव में लोग कहते हैं राष्ट्रीय मुद्दा होता है, जबकि ये पहला चुनाव मैं अपने 35 साल के कैरियर में देख रहा हूं कि लोकसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दे काम कर रहे हैं, यानी लोकल मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा है प्रत्याशी। तो क्या इस चुनाव में क्या होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उनके कोई प्रत्याशी अपनी बात ही नहीं करते हैं। उनका कहना है कि हमारे सीट पर हम नहीं लड़ रहे हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी नहीं लड़ रहा है। 543 सीटों पर सिर्फ मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, सिर्फ कमल चुनाव चिन्ह चुनाव लड़ रहा है, यानी कि अगर कोई जीतेगा तो उसका क्रेडिट सीधे सीधे मोदी को मिलेगा। कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं है, वो जीते वो हारे, वो जीतता है तो मोदी की बदौलत, हारता है तो मोदी की बदौलत, भाजपा की। अब इस चुनाव में व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि पार्टी गौड़ हो गई है, मुद्दे गौड़ हो गए हैं, देश गौड़ हो गया है, लोकतंत्र गौड़ हो गया है, कुछ नहीं है। अगर आप पूरी भारतीय जनता पार्टी से बात करें तो कोई अब पार्टी की भी बात नहीं करता है, कोई नीतियों की बात नहीं होती है, कोई योजनाओं की बात नहीं होती है।
इतने ज़्यादा अति आत्मविश्वास में हैं कि आपने इस बार नौकरी की बात ही नहीं की कि हम जीतेंगे तो कितने लोगों को नौकरी देंगे, नहीं, कोई बात नहीं हुई है। कितने लोगों को आप जो है किसानों के लिए एमएसपी पे काम करेंगे, नहीं, उसकी भी कोई बात नहीं हुई। किसानों के अनाज का क्या होगा, उसकी भी कोई बात नहीं की गई, क्योंकि उनको मालूम है आएगा तो मोदी ही। तो ऐसे में यानी क्या एक व्यक्ति देश पर इतना हावी हो गया है? क्या ये चुनाव ठंडा होने का कारण नहीं है? ये वही चुनाव है, आप याद करिए थोड़ा पीछे जाके, जो 2009 में था, जब अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव लड़ रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने इंडिया साइनिंग का नारा दिया था और कहा था अटल बिहारी वाजपेयी पूरे देश में गूंज रहे थे और कहा जा रहा था कि उनको कोई हरा नहीं सकता। इंडिया साइनिंग का नारा उन्होंने दिया था। जैसे इस बार नारा दिया गया है, अब की बार 400 पार, और नारा क्या है? मोदी की गारंटी। यानी फिर देश एक व्यक्ति पर केंद्रित हो गया है। पूरा देश एक चुनाव एक व्यक्ति पर लड़ रहा है। मैं एक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, दोनों दलों की बात कर रहा हूँ। सत्तारूढ़ दल कह रहा है मोदी लाओ, विपक्ष कह रहा है मोदी हटाओ। विपक्ष के पास भी कुछ नहीं है कहने को, उसके पास भी सिर्फ यही है कि मोदी को हटाओ। क्यों हटाएं या लाएं तो क्यों लाएं? ये ना उनके पास कोई मुद्दा है ना उनके पास कोई मुद्दा है। विपक्ष ये नहीं बता रहा है कि हम जीतेंगे तो क्या करेंगे। उनके पास कुछ योजनाएं जरूर हैं कि वो जीतेंगे तो ये करेंगे, लेकिन आप जब उन पर अध्ययन करेंगे, मैं पहले एक बार अपने वीडियो में कह चुका हूँ, उनका अध्ययन करेंगे तो वो योजनाएं भी वो फलीभूत होती हुई नहीं दिखाई पड़ रही हैं। विपक्ष जो योजनाएं लेकर आ रहा है उनको कैसे लागू करेगा, यह भी समुद्र से जो मोती ढूंढने जैसा है। कहाँ से ढूंढ के लाएंगे, कहाँ से ऐसी योजनाओं का ऐलान करेंगे, पूरा करेंगे? समाजवादी पार्टी जो योजनाओं को लेकर है, क्या वो पूरी योजनाओं पूरी देश में लागू कर पाएगी? नहीं, संभव ही नहीं है, उनके अधिकार में नहीं है। क्या सपा और कांग्रेस इंडिया गठबंधन ने मिलकर के एक घोषणा पत्र जारी किया? नहीं। जब आप गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं तो पूरे गठबंधन का एक घोषणा पत्र होना चाहिए। नहीं, आपने हर दल ने अलग अलग घोषणा पत्र किया, हर दल अपना अलग अलग योजनाएं बता रहा। तो क्या जीतने के बाद वो साथ खड़े होंगे? शायद ये कड़वा चुनाव है, कड़वी बात है, लेकिन ये सही है। जनता अब इन सबसे तंग आ चुकी है, जनता अब इन सबसे थक चुकी है और उसको लगता है कि क्या इस पर हम वोट क्यों करने जाएं। इसीलिए शायद व्यक्ति इस बार खामोश हो गया है और वो बात नहीं कर पा रहा है। जिस आप देखेंगे पूर्वोत्तर की बात करें तो पूर्वोत्तर की बातों से लेकर के जहां आबादी कम है, वहां जिस बूथ पर 100 वोटर हैं वहां 80 लोगों ने वोट डाल दिया तो 80 वोटर हैं। जहां आबादी ज़्यादा है वहां की बात करेंगे तो वहां 1000 बूथ पे 700 लोग डालेंगे तो भी परसेंटेज कम निकल करके आता है, 70% आता है, जबकि वोट वहां पर लोग ज़्यादा करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पूर्वोत्तर में उम्मीदवारों का पर्सनल कनेक्ट ज़्यादा होता है, यानी छोटी जगह है ना तो वहाँ लोग जल्दी कनेक्ट कर लेते हैं। जबकि इधर की बात करें तो यहाँ आबादी बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण मतदान प्रतिशत गिरता रहता है और उदासीनता भी बहुत खासी देखी जा रही है। मतदान प्रतिशत की बात करें तो सब जगह अलग अलग माहौल रहा। पश्चिम बंगाल में देखेंगे तो दोनों पक्षों ने जमकर मतदान किया है। हारने वाली जो शक्तियाँ हैं वो वोट डालने नहीं निकलेंगी, ये ऐसा हो नहीं सकता है। जो हारने वाली शक्तियाँ हैं वो भी वोट डाल रही हैं, जो जीतने वाले हैं वो भी डाल रहे हैं। हो सकता है जो जिताने के लिए वोट देने जाने वाला हो वो, और जो किसी को हराने के लिए वोट देना चाहता है वो वोट देने नहीं जाएगा, ऐसा संभव नहीं दिखता है। उम्मीदवारों के चयन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में भी खासा रोष है और विपक्ष का तो कहना ही क्या है। समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी का टिकट घोषित होता है, समाजवादी पार्टी का टिकट सिंबल लेकर के आता है, नामांकन करता है, रात में सोता है, सोचता है कल सुबह से प्रचार शुरू करेंगे, और सो के उठता है, पता चलता है अखिलेश यादव ने उसका नाम काट दिया। ये एक नहीं दर्जनों सीटों पर हुआ है। कैसे प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा? क्या आप टिकट घोषित कर रहे हैं तो कोई होमवर्क ही नहीं कर रहे हैं? क्या आपने रात में टिकट घोषित किया, सुबह काट दिया? एक टिकट हो गया, 2 टिकट हो गए, दर्जनों टिकट। बसपा भी यही कर रही है, टिकट घोषित करती है, प्रत्याशी नामांकन करता है, 1 हफ्ते धूप में दौड़ रहा, आपने उसका नाम काट दिया, फिर उसका दूसरे का नामांकन आ गया। तो ये खुल करके बैटिंग किसके लिए हो रही है? इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के जनता बेहद आक्रोशित है। अब जनता ने ये सोच लिया है कि वोट किसको करना है और किसको नहीं करना है। इसीलिए अगर लोकतंत्र की बात करें तो ये चुनाव भले लोकतंत्र को बचाने का हो, सरकार ये कह रही है कि जो है मोदी को लाने का है, विपक्ष कह रहा है लोकतंत्र को बचाने का है, लेकिन ये जो मतदान प्रतिशत गिर रहा है ना, ये सबसे बड़ा खतरा जो है वो लोकतंत्र के लिए है, ये किसी और के लिए खतरा नहीं है। क्योंकि लोकतंत्र में जब तक कि आप बढ़ चढ़ करके वोट ना करें
तब तक कोई मतलब नहीं। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबसे अपील करता हूँ, भले आप किसी को वोट दें, सरकार को दें, मोदी को दें, भाजपा को दें, विपक्ष को दें, सपा को दें, कांग्रेस को दें, बसपा को दें, नोटा को दें, लेकिन अपनी राय खुलकर जरूर व्यक्त करिए। 5 साल में आपको एक मौका मिला है कि आप बढ़ चढ़ करके वोट करें, क्योंकि ये वोट प्रतिशत आगे आने वाले 5 साल में आप कैसा देश देखना चाहते हैं उसकी ओर ले जाता है। अगर आप वोट नहीं करेंगे तो आप सिर्फ चर्चा करने के भी अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि आपने उस जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया है जिस जिम्मेदारी की आप बात कर रहे हैं। किस मुंह से आप किसी नेता पर सवाल उठाते हैं जब आपने उसको वोट नहीं किया है? क्यों वोट परसेंटेज गिर रहा है, ये चुनाव आयोग को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये गिरती चुनाव प्रणाली की साख का भी सवाल है कि जनता को चुनाव प्रणाली पर भरोसा नहीं है। मैं किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहता, क्योंकि मैं निष्कर्ष पर पहुंचूंगा तो ये लगेगा कि मैं किसी दल का समर्थन कर रहा हूं या किसी दल का विरोध कर रहा हूं। लेकिन ये सवाल मैं आपके सिर पर छोड़ता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी 400 पार होने जा रही है तो क्या आप वोट नहीं देंगे? क्या विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को 150 पर समेटने को कह रहा है तो क्या आप वोट नहीं देंगे? आप उनके नारों पर मत जाइए, आपने विवेक से काम करिए और बढ़ चढ़ करके वोट करिए। मेरी आपसे सिर्फ यही अपील है। धन्यवाद, शुक्रिया।